नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। इसमें हम बात आज करेंगे मुल्क राज आनंद की, जिनका जीवन काल जो है लगभग 99 वर्ष रहा, 1905 से लेकर 2004। राइटर थे, नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, एसेइस्ट थे और साथ ही साथ में आर्ट क्रिटिक भी थे। और अपने बेहतरीन नॉवल से उन्होंने भारतीय साहित्य जगत जो है, इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, उसको इन्होंने हिला करके रख दिया। दबे कुचले वर्ग के लिए इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने लिखा। कुछ तस्वीरें आप यहाँ पे पीछे देख पा रहे हैं, जो इनकी द्वारा लिखित कुछ रचनाएं हैं, जैसे अनटचेबल, जिसका हिंदी वर्जन भी है अछूत नाम से, ठीक है। द लॉस्ट चाइल्ड शॉर्ट स्टोरी है। कूली इनका एक और बेहतरीन नॉवल है। टू लीव्स एंड अ बर्ड, शानदार इनका एक दूसरा नॉवल है, ठीक है। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस और द बिग हार्ट, ये सभी मुल्क राज आनंद के रचनाओं की दुनिया से मैंने यहाँ पे आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मुल्क राज आनंद 1905 से 2004 ये जीवन काल इनका रहा। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, भारतीय इंडियन इंग्लिश राइटिंग जो है उसमें यदि इनका नाम नहीं लिया जाए तो कुछ अधूरापन सा रह जाता है। तो इनके बिना इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश जो है अधूरा है। नॉन फॉर his bold portrayal of the downtrodden and underprivileged sections of Indian society, भारतीय समाज जो है उसके दबे कुचले तबके के लिए इन्होंने लिखा। जन्म जो है पेशावर में हुआ, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, उस वक्त हिंदुस्तान का हिस्सा था। 12 दिसंबर 1905 को टू ए कॉपर स्मिथ फादर, कॉपर स्मिथ थे इनके पिता, who worked in the British Indian Army, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम करते थे। तो आनंद grew up witnessing the harsh realities of the caste system। इन्होंने जिंदगी की कड़ी हुई सच्चाइयां देखी, कास्ट सिस्टम की कड़ी हुई सच्चाइयां देखी और इन्हीं को देखते देखते बड़े हुए थे। एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक जो भेदभाव है उसको देखते हुए ये बड़े हुए थे। तो हिज एक्सपीरियंसेस, ये जो इन्होंने अनुभव प्राप्त किए थे, हिज एक्सपीरियंसेस शेप्ड हिज लिटरेरी फोकस ऑन सोशल जस्टिस। तो मन में इनकी क्या था? सोशल जस्टिस, कि सामाजिक न्याय होना चाहिए इन दबे कुचले लोगों के साथ में, ठीक है। तो ये भावना इनके मन में रही। आनंद परस्यूड हायर एजुकेशन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में भी पढ़ाई करी थी, स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई करी। हिज स्टे इन इंग्लैंड एक्सपोज टू हिम मॉडर्निस्ट राइटर्स एंड थिंकर्स लाइक E.M. फोर्स्टर। विदेश में रहे, लंदन में रहे, तो वहां पर जो आधुनिक लेखक हैं E.M. फोर्स्टर, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई, who played a crucial role in promoting आनंद्स वर्क्स। और इन्होंने एक मेंटोर के तौर पे आनंद के लिए काम किया और आनंद के जो वर्क हैं उनको इंटरनेशनल पहचान जो है दिलाने में मदद करी। He was deeply influenced by the freedom struggle in India, भारत का जो आज़ादी का संघर्ष था उससे प्रभावित थे। एंड एक्टिवली सपोर्टेड द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और भारत के आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। आनंद रिमेंड ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म एंड जस्टिस, सामाजिक सुधार, समाज सुधार और सामाजिक न्याय इनके प्रवक्ता थे, ठीक है। इनसे किसी के साथ में कोई अन्याय होते हुए देखा नहीं जाता था, ठीक है। और अपनी लिटरेरी करियर में भी इन्होंने अपनी कलम के माध्यम से ऐसे ही जो पक्ष हैं अपने जीवन के वो हमारे सामने रखे हैं। तो मुल्क राज आनंद क्या थे? राइटर फॉर द पीपल, आम लोगों के लेखक थे। अर्ली लाइफ और एजुकेशन की बात करते हैं। अभी बात करी थी कि जन्म जो है 12 दिसंबर 1945 को हुआ था, ठीक है।
ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम खालसा कॉलेज अमृतसर। खालसा कॉलेज अमृतसर में 1924 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया, 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में। ही देन मूव टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज, फिर इंग्लैंड चले जाते हैं हायर स्टडीज के लिए, ठीक है। तो आनंद स्टडीड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, लेटर अर्नड अ पीएचडी इन फिलोसफी फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1929। तो पहले तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन गए, उसके बाद में पीएचडी की इन्होंने डिग्री हासिल करी फिलोसफी से। कहाँ से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1929 में, ठीक है। बर्ट्रैंड रसेल जो है फेमस राइटर, फिलोसोफर, उनके ऊपर इनकी पीएचडी थी। वहाँ पर अपना खर्चा निकालने के लिए इन्होंने एक रेस्टोरेंट में भी काम किया। टू सपोर्ट हिमसेल्फ इन इंग्लैंड ही वर्कड इन अ रेस्टोरेंट। ही ऑल्सो बिकेम फ्रेंड्स विद द फेमस ब्लूम्सबरी ग्रुप। जो ब्लूम्सबरी ग्रुप था, ठीक है, उसके जो सदस्य थे वो इनके मित्र भी बन गए। और ब्लूम्सबरी ग्रुप कौन सा है? ग्रुप ऑफ राइटर्स एंड आर्टिस्ट। जब रेस्टोरेंट में आते थे तो वहाँ उनसे उनकी मुलाकात होती थी। इसके अलावा उन्होंने जिनेवा में भी कुछ वक्त बिताया, जहाँ पर उन्होंने लीग ऑफ नेशंस पर लेक्चर्स भी दिए। इतना इसमें काफ़ी है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी शादी 2 बार हुई थी, 2 शादियाँ इन्होंने करी थी, ठीक है। पहली जो शादी थी इनकी, इंग्लिश एक्ट्रेस थी, नाम था कैथलीन वैन गेल्डर, ठीक, जो कि 1938 में हुई थी। बाद में इनका डिवोर्स हो जाता है। ये कम्युनिस्ट थी। हिज सेकेंड मैरिज वाज टू शिरीन वजीफदार, पारसी थी ये, क्लासिकल डांसर थी। क्लासिकल डांसर होने के अलावा ये एक कोरियोग्राफर भी थी। और 1954 में एक फिल्म आई थी, नाम था मयूरपंख, और उस फिल्म में इन्होंने कोरियोग्राफ किया था और इनके काम की बड़ी ही प्रशंसा हुई, ठीक है। 2003 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 2004 में भाई साहब जो है इनकी खुद की मृत्यु हो जाती है। टीबी से मरे थे, टीबी बीमारी हो गई थी उस टाइम पे उनको, ठीक। फिर आगे देखें, ये चीज वापस रिपीट होगी, कोई बात नहीं। अ पायनियर इन इंडियन राइटिंग, आनंद वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन राइटर्स टू राइट नॉवेल्स इन इंग्लिश अलोंगसाइड R.K. नारायणन एंड राजा राव, ठीक है। भारतीय जो साहित्यिक जगत है उसमें 3 लोगों का एक ग्रुप है, R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद और राजा राव। इनको ग्रेट लिटरेरी ट्रायो कहा जाता है, ट्राइमरवरट भी इनको कहा जाता है। उसके मेंबर थे, उसके सदस्य थे। ग्रेट लिटरेरी ट्रायो, और उसमें कौन कौन थे? R.K. नारायण, राजा राव और मुल्कराज आनंद, ठीक है। तीनों इसमें शामिल थे। इन तीनों ने विदेशी मंचों के ऊपर भारतीय जो कथानक है, थीम्स हैं, उनको अपने अपने अंदाज में प्रस्तुत किया और ख्याति दिलाई, ठीक है। इनको जोला और बाल्ज़क भी कहा जाता था। ही इज ऑफन कॉल्ड द जोला और बाल्ज़क ऑफ द इंडिया, भारत का जोला, भारत का बाल्ज़क भी इनको कहते थे, बिकॉज ही रोट अबाउट द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल एंड द कास्ट सिस्टम, क्योंकि उन्होंने गरीब लोगों और कास्ट सिस्टम के लिए लिखा, इस वजह से उनको विदेश में जोला और बाल्ज़क कहते थे, ठीक है। भारत का जोला या भारत का बाल्ज़क इनको कहते थे। हिज राइटिंग करियर स्टार्टेड आफ्टर ए पर्सनल ट्रेजेडी। इनका राइटिंग जो करियर है एक पर्सनल ट्रेजेडी हुई, उसकी वजह से स्टार्ट हुआ। हिज आंट, इनकी एक चाची थी, काकी थी, डाइड बाय सुसाइड।
उन्होंने सुसाइड कर लिया आफ्टर बीइंग पनिश्ड फॉर ईटिंग विद अ मुस्लिम वुमन, क्योंकि उन्होंने अपना टिफिन जो है एक मुस्लिम महिला के साथ शेयर किया। इस वजह से परिवार ने काफ़ी भयंकर आलोचना करी, मानसिक रूप से परेशान हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो इस घटना ने इनको बहुत अंदर गहराई तक क्या किया, प्रभावित किया। इसी से प्रेरित होकर के इन्होंने अनटचेबल यानी अछूत जो इनका नोवेल था, पहला नोवेल, वो उन्होंने लिखा था। इसी से इंस्पायर होकर के, इसी घटना से इंस्पायर होकर के तो इनका एक्सीडेंटली लिटरेरी करियर जो है स्टार्ट हुआ। ठीक, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की भी बात कर लेते हैं। फ्रॉम हिज स्टूडेंट डेज, अपने छात्र जीवन से ही आनंद वॉज एक्टिव इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड द गांधीयन मूवमेंट। भारत का आज़ादी का आंदोलन और गांधी ने जो आंदोलन चलाए थे, ठीक है, उन मूवमेंट में ये सक्रिय थे, क्योंकि देश का हर व्यक्ति उस वक्त क्या चाहता था, आज़ादी चाहता था। ही वॉज वंस अरेस्टिंग फॉर पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटेस्ट वाइल इन कॉलेज, कॉलेज में पढ़ते थे तो ऐसे ही प्रोटेस्ट वगैरह चलते रहते थे, तो इन्होंने भी प्रोटेस्ट में भाग लिया, उसके चलते इनको गिरफ्तार भी एक बार कर लिया गया था। लेटर इन इंग्लैंड he also became interested in left wing यानी सोशलिस्ट पॉलिटिक्स। बाद में इंग्लैंड में भी, वहाँ पर भी राजनीति में ये रहे, वहाँ पर लेफ्ट विंग जो है यानी सोशलिस्ट जो है, ठीक है, उनका इन्होंने सपोर्ट किया। हिज थिंकिंग वॉज शेप्ड बाय बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न आइडियाज़। चूँकि ये इंग्लैंड में भी रहे यानी यूरोपियन आइडियाज़ से प्रभावित हो गए, वेस्टर्न आइडियाज़ से प्रभावित हो गए, भारत के हैं इसलिए भारतीय विचारों से प्रभावित, ठीक है। तो इनकी जो सोच जो है उसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों का प्रभाव नजर आता है, और इसी के चलते, इसी सोच के चलते वो क्या कहते थे, इस सोच के लिए जिसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों इंक्लूड हैं, उसके लिए कहते थे कि दिस इज द डबल बर्डन। ये क्या है, डबल बर्डन है मेरे में। द ट्रेडिशंस ऑफ यूरोप भी है और द ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया भी है मेरे अंदर, यानी डबल बर्डन है। राइटिंग स्टाइल की बात करें तो आनंद्स राइटिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज लाइक रैशनलिज्म। जो पश्चिमी विचार हैं उसमें रैशनलिज्म है, ह्यूमनिज्म है, ऐसे विचारों से ये प्रेरित थे, ठीक। बट ही वॉज अगेंस्ट इंपीरियलिज्म। लेकिन वेस्टर्न जो आइडियाज हैं उनमें एक विचार ये भी है इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, ठीक है, लेकिन उसके ये खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि भारत इससे पीड़ित था भाई, भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, ठीक है, इसलिए उसके ये खिलाफ थे। लेकिन रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म उसके पक्ष में थे और इंपीरियलिज्म के खिलाफ थे। ही रिस्पेक्टेड इंडियन कल्चर, बट तो भारतीय जो कल्चर है उसका सम्मान करते थे, लेकिन भारतीय कल्चर में जो एक बुराई आ चुकी थी, ठीक है, और वो क्या थी, कास्ट सिस्टम, ठीक, तो उसका ये विरोध करते हैं। वॉज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड अदर इनजस्टिसेस इन इंडियन सोसाइटी, स्पेशली कास्ट सिस्टम। कल्चर, इंडियन कल्चर इनको पसंद थी, लेकिन जो कास्ट सिस्टम है वो उनको पसंद नहीं था। आनंद्स राइटिंग इज सिंपल एंड रियलिस्टिक। इनकी लेखन शैली बहुत ही सरल है और बहुत ही रियलिस्टिक है, वास्तविक नजर आती है। ही यूज्ड इंडियन वर्ड्स, एक्सप्रेशंस एंड प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश। भारतीय शब्दों को, अभिव्यक्तियों को और प्रोवर्ब्स को उन्होंने अंग्रेजी लेखनी में भी काम लिया है। अब चलिए हम मुल्क राज आनंद के कुछ फेमस वर्क्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉवेल्स की। सबसे पहला इनका नॉवेल आता है अनटचेबल 1935 में। बड़ा कोइंसिडेंस है, आर के नारायण जो है उनका भी पहला नॉवेल 1935 में आया था और टाइटल क्या था, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है। और इनका कौन सा आया, अनटचेबल अर्थात अछूत। स्टोरी क्या है, depicts a day in the life of Bakha, a sweeper, showing the humiliation and oppression faced by the lowest castes in Indian society. इसे बाखा
जो कि एक स्वीपर होता है, ठीक है, उसकी कहानी है। प्रश्न की बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि अनटचेबल में कैरेक्टर कौन है, प्रोटैगनिस्ट कौन है, मुख्य किरदार किसका, बाखा का है। ठीक है, तो जो ऊंची जाति के जो लोग हैं वो इनको परेशान करते हैं और इसकी बहन के साथ कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की सी घटना जो है इसमें कारित होती है। ठीक है, तो बाखा यहाँ पर मुख्य किरदार है। इसके पिता का नाम है लाखा और कर्नल हचिंसन, ये तीन इसमें पात्र हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनजस्टिस ये इसकी प्रमुख थीम है, यानी जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय। इंस्पिरेशन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। ये पहला नॉवेल लिखने की एक घटना घटित होती है जिसमें इसकी जो चाची है, ताई है ना, जो भी है, वो एक मुस्लिम वुमन के साथ में खाना शेयर कर लेती हैं। परिवार जो है उसको ऑस्ट्रेसाइज करता है, बहुत ही मानसिक रूप से पीड़ित हो जाती हैं और फिर ये सुसाइड कर लेती हैं। इसके बाद में 1936 में कूली नाम से लिखा, जिसमें मुन्नू जो कि गरीब और अनाथ है, हु वर्क्स एज ए सर्वेंट एंड लेबरर एंड फेसेस एक्सप्लॉयटेशन, जो मजदूरी का काम करता है, सर्वेंट का काम करता है और इसका आर्थिक रूप से शोषण किया जाता है। तो कैरेक्टर कौन है, मुन्नू है इसका प्रोटैगनिस्ट, बाबू नाथुराम है और प्रभा दयाल है, लेकिन आप इसको याद रखिए मुन्नू। थीम क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स और क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष और मजदूरों का शोषण। फिर आता है टू लीव्स एंड ए बर्ड, दो पत्तियां और एक कली, 1937 में। सेट ऑन अ ब्रिटिश ऑन्ड टी प्लांटेशन इन आसाम, आसाम में जो बड़े बड़े चाय के बागान थे उनके मालिक कौन बन के बैठे थे, ब्रिटिशर्स बन के बैठे थे। तो वहाँ की कहानी है। ठीक है, इसमें गंगू एक गरीब किसान है, ठीक, और बहुत ही उसको दयनीय स्थितियों में काम करना पड़ता है, तो उसके बारे में नोवेल है। मुख्य किरदार इसमें गंगू है, क्रॉफ्ट कुक है और रेजी हंट है। थीम क्या है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, यानी ये जो उपनिवेशवाद के माध्यम से जो शोषण हो रहा था और ह्यूमन सफरिंग और मानव की पीड़ा, ये इसकी प्रमुख थीम है। फिर बारी आती है द विलेज 1939 में। ये एक्चुअल में एक ट्रिलॉजी का हिस्सा था। ट्रिलॉजी का मतलब सीक्वेंस ऑफ नॉवेल्स, तो 3 नॉवेल्स, ए सीक्वेंस ऑफ 3 नॉवेल्स, ट्रायलॉजी। ठीक है, उसका पहला पार्ट था, ये पहली बुक थी इसमें। और इसमें लाल सिंह नाम का एक युवा व्यक्ति है, क्वेश्चनिंग विलेज लाइफ एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, युद्ध की पृष्ठभूमि दिखाई जाती है इसमें। लाल सिंह इसमें मुख्य किरदार है। रूरल कस्टम्स, इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इसमें बताया गया है। फिर इसका दूसरा पार्ट आता है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1940 में, इसी विलेज का सीक्वल है। ठीक है, लाल सिंह एक्सपीरियंस एज अ सोल्जर इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि है। भारत की जो सेना है जो ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रही है, उसमें लाल सिंह एक सोल्जर है। तो यहां पर भी कैरेक्टर कौन है, लाल सिंह है। थीम की बात करें, वॉर, लॉस ऑफ इनोसेंस और कॉलोनियलिज्म इसमें इंक्लूड है। फिर इसी सीरीज में तीसरा आता है द फाइनल बुक इन द ट्रायलॉजी, नाम है, टाइटल है द स्वॉर्ड एंड द सिकल, 1942 में आया है। कब आया है, 1942 में आया है। लाल सिंह रिटर्न फ्रॉम द वॉर एंड हिज इन्वॉल्वमेंट इन पीजेंट मूवमेंट्स, लाल सिंह युद्ध से वापस लौटता है और जो किसान आंदोलन है उसमें भागीदारी करता है। यहां पर भी आपका कैरेक्टर कौन है, लाल सिंह है।
ठीक है, सोशल अनरेस्ट और रेवोल्यूशन, क्रांति, ये इसकी थीम है। फिर 1953 में आता है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ महाराजा अशोक कुमार। इसमें महाराजा अशोक कुमार जो है उनके जीवन के बारे में है। हु स्ट्रगल्स विद द चेंजेस आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात जो इन राजाओं को संघर्ष करना पड़ता है उसकी कहानी इसमें है। मुख्य किरदार महाराजा अशोक कुमार हैं और मौली है। ठीक है, थीम्स क्या है? मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशन और आइडेंटिटी क्राइसिस। क्लियर? फिर नंबर 8 पे है द ओल्ड वुमन एंड द काऊ, 1960 में आया था। कहानी केंद्रित है गोरी पे, जो कि एक गांव की महिला है जो अपनी रूढ़िवादिताओं, अपने समाज की रूढ़िवादिताओं, परंपराओं से कुचली जाती है एंड फाइंड्स हर वॉइस थ्रू हर स्ट्रगल्स, और संघर्ष उसको करना पड़ता है। तो मुख्य पात्र गोरी है इसमें और उसका पति है पांची। ठीक, थीम्स की बात करें तो जेंडर इनइक्वालिटी और रूरल ऑपरेशन, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो दमन होता है परंपराओं के चलते हुए, उसको इसमें दर्शाया गया है। ठीक, फिर आगे बात करते हैं, इनकी कुछ और नॉवेल्स हैं, जैसे लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ ए मास्टर ऑफ आर्ट्स, द बिग हार्ट, द रोड, डेथ ऑफ अ हीरो, जो कि एपिटैफ था मकबूल शेरवानी पे। मकबूल शेरवानी पे एक टीवी सीरियल भी बना था, उसकी थोड़ा सा रुक के बात करूंगा, अभी फिलहाल इतना ही बोल देता हूं एक बार इसके लिए। ठीक है, फिर गौरी और 9 मूड्स ऑफ भारता, नॉवल ऑफ अ पिलग्रिमेज है, रिफ्लेक्शंस ऑन अ वाइट एलिफेंट, ये इनके कुछ अदर नॉवेल्स थे। ठीक, फिर हम बात करते हैं स्टोरी कलेक्शंस की, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस की बात करते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड, ये आपने कहीं 12th क्लास में या 11th क्लास में कहीं देखी होगी बुक में। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज, द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेस एंड अदर स्टोरीज, reflections on the golden bed and other stories, the power of darkness, Lajvanti, between tears and laughter, things have a way of working out and other stories, the gold watch और duty, ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं। लेकिन शॉर्ट स्टोरीज की बात चले तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है। ठीक, बाकी के इनके नॉवेल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एसेज एंड नॉन फिक्शन की बात करें तो देखें, लेटर्स ऑन इंडिया इन्होंने लिखे हैं 1942 में, ए सीरीज ऑफ एसेज रिफ्लेक्टिंग ऑन इंडियाज कॉलोनियल सिचुएशन, भारतीय उपनिवेश की जो स्थिति थी उसके संदर्भ में इन्होंने कुछ लिटरेचर लिखे थे, रिफ्लेक्टिव लेटर्स थे ये। अपोलॉजी फॉर हीरोइज्म, इसके बाद में इन्होंने एक पत्रिका, ठीक है, एक मैगजीन जिसका नाम था मार्ग, मार्ग, ठीक है, इसकी भी इन्होंने स्थापना करी थी 1946 में, 1946 में। और ये एक प्लेटफॉर्म था फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला और संस्कृति को प्रमोट करने का ये क्या था? एक मंच था इस पत्रिका ने जो उपलब्ध करवाया था। फिर आगे देखें इनकी ऑटोबायोग्राफीज, यहां से थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। 1950 में इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, एक बिग प्रोजेक्ट, ठीक है, कि मुझे 7 किताबें लिखनी हैं, 7 नॉवेल्स लिखने हैं। 7 तो क्या होंगे? ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल होंगे। क्या होंगे? आत्मकथात्मक होंगे, यानी एक तरह से अपनी आत्मकथा लिखने वाले थे 7 नॉवेल्स के माध्यम से। तो उन्होंने उसका नाम रखा 7 एजेस ऑफ मैन, यानी 7 का संकलन होगा और उसका टाइटल क्या होगा? 7 एजेस ऑफ मैन।
ठीक। हालांकि ये इसको पूरा नहीं कर पाए, इसमें 4 ही कंप्लीट कर पाए। अब ये 4 कौन से वो देखिएगा। पहला था 7 समर्स, 1951 में आया था, फर्स्ट पार्ट था। इसमें अपने चाइल्डहुड की बातों को बखान करते हैं, बातें बताते हैं। फिर आया था मॉर्निंग फेस 1968 में, गैप देखिए 17 साल का है, मॉर्निंग फेस आया था। ठीक है, इसमें अपनी स्कूल और कॉलेज लाइफ की ये बात करते हैं और इसकी वजह से इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1971 में, सन 1971 में। फिर कन्फेशंस ऑफ अ लवर, यहां पर अपनी पर्सनल लाइफ, मैरिडल लाइफ, उसकी बात करते हैं। 1968 और 76 में 8 साल का अंतर हो गया, है ना। कन्फेशंस ऑफ अ लवर। फिर द बबल, ये इस ऑटोबायोग्राफी की सीरीज में अंतिम था, फाइनल था। ये 7 लिखना था, 4 ही लिख पाए थे, 1984 में आया था। ठीक, थीम क्या थी इसमें, स्पिरिचुअल जर्नी को इनकी दिखाया गया है। फिर 1953 में एक नोवेल और था बीच में, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ठीक है, विच इज ऑल्सो ऑटोबायोग्राफिकल, लेकिन उतना नहीं है जितना ये है। ठीक, फिर देखिए टीवी एडेप्टेशंस की बात करते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बोल के आया था कि मकबूल शेरवानी के बारे में आपको कुछ बताऊंगा, तो उसी मकबूल शेरवानी के बारे में अभी अपन बात कर रहे हैं इस टीवी एडेप्टेशंस में। तो 1964 में इन्होंने नॉवेल लिखा था डेथ ऑफ अ हीरो, ठीक है, और ये किसी मकबूल शेरवानी नाम के व्यक्ति थे, उसके जीवन से प्रेरित था। बाद में इस नॉवेल को आधार बना करके एक टीवी शो, ठीक है, जिसका टाइटल था मकबूल की वापसी, ये बना, जो कि डीडी काशीर या डीडी काश्मीर पर आता था। जैसे डीडी राजस्थान है, डीडी दिल्ली है, डीडी एमपी, डीडी यूपी, है ना, उसी तरह से डीडी काशीर, उस पर मकबूल की वापसी आता था। ये मकबूल क्या, थोड़ा सा हल्का सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, मकबूल शेरवानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मेंबर थे, जिन्होंने अक्टूबर 1947 में देश को अंग्रेज छोड़ के कब गए थे, है ना, अगस्त 47 में, और अभी बात कब की चल रही है, अक्टूबर 47 की। तो अक्टूबर 1947 में कश्मीर में पाकिस्तानी पश्तून जो ट्राइब्स हैं, उनके आक्रमण को रोकने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्तूनी जो हैं वो आक्रमण करने वाले थे, यानी पाकिस्तान आक्रमण करने वाला था भारत पे, तो उन्होंने उसको थोड़ा डिले किया, उस आक्रमण को थोड़ा रोक दिया। ठीक है, कश्मीर का एक स्थान है बारामूला, तो बारामूला में उनकी देरी के कारण भारतीय सेना के जो सिख रेजिमेंट है उसको श्रीनगर पहुंचने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय मिल गया। किसकी वजह से, मकबूल की वजह से। मकबूल ने क्या किया, उस आक्रमण को डिले करवा दिया, रुकवा दिया उसको, ठीक है, उसकी वजह से भारतीय सेना जो है बारामूला पहुंच गई। और फिर क्या होगी, संधि होगी। तो जब संधि को स्वीकार कर लिया गया तो दुर्भाग्य क्या हुआ, इस मकबूल शेरवानी को उसी पश्तून ट्राइब के द्वारा मार दिया गया। तो शेरवानी जो था, मकबूल शेरवानी जो था, उसने मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का जो विचार है कि पाकिस्तान बनेगा, ठीक है, हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे, पाकिस्तान बनेगा, ये जो विचार था पाकिस्तान का, इसका बहुत ही तगड़ा विरोध किया था। मुस्लिम लीग का भी उन्होंने विरोध किया था। 25 जुलाई 1944 की बात है, बारामूला में मोहम्मद अली जिन्ना की एक रैली थी, उस रैली को भी इस आदमी अकेले बंदे ने डिस्टर्ब कर दिया था। उस रैली को असफल बना दिया था, सफल नहीं होने दिया इस बंदे ने, ठीक है। तो बारामूला की जो विविध संस्कृति को अपनाने और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए इनको जाना जाता है। और आज भी वहाँ के जो लोग हैं, उनकी एकता और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाने की जो इनकी मुहिम थी, उसकी आज भी बातें करते हैं, उनकी कहानियाँ आज भी सुनाते हैं। तो ये थे मकबूल शेरवानी, जिस पर डेथ ऑफ अ हीरो नाम से मुल्क राज आनंद ने नॉवल लिखा था। ठीक है, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं।
मुल्कराज आनंद के बारे में इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस की बात करें तो आनंद स्पेंट मैनी ईयर्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में बहुत साल रहे थे, वहाँ पर शादी तक कर ली थी उन्होंने 1938 में, ठीक है। एंड बिकेम फ्रेंड्स विद फेमस ब्रिटिश राइटर्स लाइक E.M. फोर्स्टर, और E.M. फोर्स्टर्स जैसे महान विद्वान से इनकी दोस्ती थी। और E.M. फोर्स्टर ने उनका जो पहला नोवेल था अनटचेबल, ठीक, उसको पब्लिश करवाने में इन्होंने क्या करी थी, मदद करी थी, यानी एक तरह से इनके मेंटर भी हो गए। एडवोकेट फॉर सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव के पक्षधर थे। तो आनंद्स वर्क्स वर डीपली रूटेड इन हिज डिजायर टू एड्रेस सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय, उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। फोकसिंग ऑन इश्यूज लाइक कास्ट, जाति, पॉवर्टी, गरीबी एंड कॉलोनियल ऑपरेशन, और उपनिवेशवाद का जो दमन चक्र है, इन सब के खिलाफ ये आवाज उठाते थे और सामाजिक परिवर्तन के बहुत बड़े पक्षधर थे। इंस्पिरेशन फ्रॉम गांधी, जी हाँ, आनंद वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी फिलोसफी, महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित थे। एंड ऑफन सपोर्टेड सोशल रिफॉर्म्स, और महात्मा गांधी क्या करते थे, समाज में छोटे छोटे बदलाव लाने की कोशिश करते थे, ठीक है, जाति को छोड़ो, साफ सुथरे रहो, ठीक है, सच बोलो, अहिंसा का पालन करो। तो ये भी उसी तरह से सोशल रिफॉर्म्स जो हैं उनका पक्ष लेते थे, और जो नीचे तबके के लोग हैं उनको ऊपर उठाने में प्रयासरत थे कि उनको कैसे ऊपर उठाया जाए, और ऊपर उठाने के क्रम में कौन से सामाजिक परिवर्तन किया जाए, उन सभी सामाजिक परिवर्तनों के ये पक्षधर थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन्फ्लुएंस, जी हाँ, अक्रॉस द ब्लैक वाटर इन्होंने लिखा था, लाल सिंह की कहानी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है उसके परिप्रेक्ष्य में है। तो हिज एक्सपीरियंस वर्किंग इन यूरोप, और उस वक्त ये कहाँ थे, यूरोप में काम कर रहे थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो शेप्ड हिज व्यूज ऑन कॉलोनियलिज्म एंड वॉर, उपनिवेशवाद और युद्ध पर इनके विचार जो हैं वहीं से निर्मित हुए, और उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स नाम से नोवेल लिखा, जिसमें प्रमुख पात्र कौन है, लाल सिंह, ठीक है। बहुत ही शानदार उम्दा किस्म के राइटर रहे, लगभग 20 से ज्यादा नॉवेल्स लिखे, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, निबंध लिखे, और भी कई तरह के क्रिटिकल वर्क्स जो है इन्होंने लिखे। अब इनके अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस की बात कर लेते हैं। पद्म भूषण इनको 1967 में दिया गया, जो भारत के उच्च जो सिविलियन अवार्ड्स हैं उनमें से एक है। इसके अलावा साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, 1971 में मिला था। किसके लिए मिला था, इनकी ऑटोबायोग्राफी है मॉर्निंग फेस, उसके लिए मिला था, ठीक है, उसके लिए इनको मिला था। इंटरनेशनल पीस प्राइज भी इनको दिया गया 1953 में फॉर प्रोमोटिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग थ्रू हिज लिटरेचर, इस वजह से इनको दिया गया था। तो मुल्कराज आनंद एक बहुत बड़े जाइंट फिगर अपने इंडियन इंग्लिश राइटिंग के रहे हैं। तो मुल्कराज आनंद रिमेन्स वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट लिटरेरी वॉइसेस, नोन फॉर हिज कंपैशनेट पोर्ट्रेयल ऑफ मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज एंड हिज एडवोकेसी फॉर सोशल रिफॉर्म। नीचे तबके के लिए उन्होंने लिखा, सामाजिक रिफॉर्म जो है, सामाजिक परिवर्तन जो है, उसके हमेशा पक्षधर रहे, और बहुत ही कमिटेड राइटर की तरह से सामाजिक अन्याय के खिलाफ इन्होंने लिखा। जो उपनिवेशवाद के द्वारा जो दमन किया जा रहा था पूरी दुनिया भर में इंक्लूडिंग इंडिया, उसके खिलाफ भी इन्होंने लिखा। तो एक बहुत ही स्वतंत्र सोच के और स्वतंत्र मानसिकता के, और हमेशा ही न्याय के पक्ष में लिखने वाले, बोलने वाले व्यक्ति थे, और नाम था मुल्कराज आनंद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आप लोगों से किसी और राइटर के बारे में बात करते हुए फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।